सुनीता जी भले ही अनपढ़ थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति किशोर जी और दोनों बेटों अरुण और राज की परवरिश में लगा दी थी। गरीबी के दिनों में उन्होंने खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया और हर दुख चुपचाप सहती रही। समय बदला, दोनों बेटे बड़े हुए और उनकी शादियां हो गई। बड़े बेटे अरुण की शादी रजनी से हुई और छोटे बेटे राज की शादी सोनम से। शादी के शुरुआती दिनों में सुनीता जी ने दोनों बहुओं को बेटियों की तरह अपनाया, उनकी हर पसंद का ध्यान रखा। लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं के व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक दिन सुबह सुनीता जी रसोई में चाय बनाने लगी तो रजनी ताना मारते हुए बोली, माँ जी आप रहने दीजिए, आपको तो ठीक से गैस जलानी भी नहीं आती, कहीं फिर कुछ गड़बड़ कर देंगी। ये सुनकर सुनीता जी का चेहरा उतर गया। वो धीरे से बोली, बेटी मैंने तो पूरी जिंदगी चूल्हे पर खाना बनाया है, सोचा तुम्हारा थोड़ा हाथ बटा दूं। तभी सोनम हंसते हुए बोली, अरे दीदी, माँ जी को क्या पता आजकल के तौर तरीके, ये तो अनपढ़ है, इनसे क्या ही उम्मीद करना। दोनों की बातें सुनकर सुनीता जी चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी अगर बहुओं की शिकायत बेटे से करेंगी तो घर में झगड़ा होगा, इसीलिए अपने दर्द को अपने भीतर ही दबा लिया। दिन बीतते गए और दोनों बहुओं का व्यवहार और कठोर होता गया। वे हर बात पर सुनीता जी को उनकी अनपढ़ता का एहसास कराती। कभी किसी कागज पर अंगूठा लगवाते हुए कहती, माँ जी आपको तो पढ़ना लिखना आता नहीं, बस जहाँ कहे वहाँ अंगूठा लगा दीजिए। कभी मेहमानों के सामने मजाक उड़ाती, हमारी सासू माँ तो बिल्कुल गंवार हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। ये सब सुनकर सुनीता जी अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। कई बार रात में चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोती और भगवान से पूछती, हे प्रभु, क्या अनपढ़ होना कोई अपराध है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? किशोर जी अपनी पत्नी का दर्द समझते थे। एक रात उन्होंने सुनीता जी को रोते हुए देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने उनका हाथ पकड़कर कहा, सुनीता, तुम क्यों इनकी बातों को दिल पर लेती हो? तुमने इस परिवार के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए और तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। ये सुनकर सुनीता जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो बोली, जी मैं बहुओं से कोई शिकायत नहीं करती, बस थोड़ा दुख होता है। जिन बच्चों के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, आज उनके घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब एक दिन गांव की कुछ औरतें घर आई। सुनीता जी उनसे बात कर रही थी। तभी रजनी ने सबके सामने कहा, आप लोग माँ जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इन्हें क्या ही समझ, ये तो अनपढ़ हैं। सोनम भी हंसने लगी। वहां बैठी औरतों के सामने सुनीता जी खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी। उनकी आंखें भर आई और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गईं। उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। वो बिस्तर पर बैठी अपने पुराने दिनों को याद करती रही, जब उन्होंने अपने बेटों को भूखा रहकर खिलाया था। आज वही घर उन्हें पराया लगने लगा था। उसी समय सुनीता जी की छोटी बहन कविता का फोन आया। कविता शहर में रहती थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मानी महिला थी। उसने जैसे ही अपनी बहन की आवाज़ सुनी, उसे महसूस हो गया कि सुनीता बहुत दुखी है। उसने पूछा, दीदी क्या बात है? आपकी आवाज़ इतनी बुझी हुई क्यों लग रही है? सुनीता जी ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बहन के बार बार पूछने पर
उनका दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा कविता को बता दी। फोन के उस पार कविता कुछ देर चुप रही, फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, दीदी अब बहुत हो गया। जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, उसे यूं अपमानित होने का अधिकार नहीं है। मैं जल्द ही गांव आ रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हारी बहुओं को रिश्तों की कीमत समझाई जाए। कविता की बात सुनकर सुनीता जी घबरा गई। उन्होंने कहा, नहीं बहन, मैं घर में कोई झगड़ा नहीं चाहती। लेकिन कविता बोली, मैं झगड़ा नहीं करूंगी दीदी, मैं सिर्फ उन्हें ये एहसास दिलाऊंगी कि माँ का सम्मान क्या होता है। फोन कट गया, लेकिन सुनीता जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कविता के आने की खबर सुनकर सुनीता जी के मन को कोई सुकून नहीं मिल रहा था। वो जानती थी कि उनकी छोटी बहन स्वभाव से बहुत स्वाभिमानी है। वो अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करती। लेकिन सुनीता जी हमेशा से घर को जोड़कर रखने वाली स्त्री थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके कारण बेटों और बहुओं के बीच कोई तनाव पैदा हो। इसीलिए उन्होंने किसी को कविता के आने के बारे में नहीं बताया और अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रही। लेकिन रजनी और सोनम का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। अब वे केवल ताने ही नहीं मारती थी, बल्कि छोटी छोटी बातों पर सुनीता जी को अपमानित करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती थी। एक सुबह सुनीता जी आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। उनकी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई थी, इसीलिए सब्जी कुछ मोटी कट गई। ये देखकर रजनी गुस्से से बोली, माँ जी, आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। आखिर कब तक हम आपकी गलतियां सहते रहेंगे। सोनम भी तुरंत बोली, दीदी मैंने तो पहले ही कहा था कि इनसे कोई काम मत करवाइए, बस बैठकर पुरानी बातें करती रहती हैं। दोनों की बातें सुनकर सुनीता जी चुपचाप सब्जी एक तरफ रख कर उठ गई। वो जानती थी कि सफाई देने से भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उनके चेहरे पर जो पीड़ा थी उसे देखकर किशोर जी का दिल टूट जाता था। वो कई बार बेटों से कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं घर में और ज्यादा कलह ना बढ़ जाए। शाम को जब अरुण और राज घर लौटे, तब दोनों बहुओं ने माँ की शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। रजनी बोली, देखिए जी, माँ जी अब कोई काम नहीं कर पाती, लेकिन हर काम में दखल जरूर देती हैं। सोनम ने भी हामी भरते हुए कहा, और ऊपर से समझती हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। दोनों बेटे चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने ना तो माँ का पक्ष लिया और ना ही बहुओं को समझाया। ये चुप्पी सुनीता जी को सबसे ज्यादा चुभी। उन्होंने सोचा था कि शायद उनके बेटे उनके दर्द को समझेंगे, लेकिन आज उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका अपना कोई नहीं रहा। उस रात सुनीता जी बरामदे में अकेली बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदाई, हे भगवान, मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, फिर आज मेरे हिस्से में इतना अपमान क्यों आया। किशोर जी उनके पास आकर बैठे और बोले, सुनीता, अब खुद को मत तोड़ो, तुम्हारी अच्छाई एक दिन जरूर जीतेगी। लेकिन सुनीता जी ने धीमी आवाज में कहा, जी अब तो कभी कभी लगता है कि शायद मैं इस घर पर बोझ बन गई हूँ। कुछ दिन बाद गांव में एक शादी थी, पूरे परिवार को वहां जाना था। सुनीता जी भी तैयार होने लगी। उन्होंने अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनी और बहुओं से पूछा, बहू मैं कैसी लग रही हूँ। रजनी ने व्यंग से कहा, माँ जी आप शादी में जाकर क्या करेंगी, वहाँ पढ़े लिखे और बड़े लोग आएंगे, आपकी बातें सुनकर लोग हमारा भी मजाक उड़ाएंगे। सोनम ने हंसते हुए कहा, सच कहूँ माँ जी, आप घर पर ही रहिए, यही ठीक रहेगा। ये शब्द सुनकर सुनीता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके लिए ये केवल एक ताना नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व पर चोट थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, क्या इतना भी अधिकार नहीं कि अपने परिवार के साथ कहीं जा सकूं। दोनों बहुएं चुप रही।
आखिरकार सुनीता जी ने खुद ही जाने का इरादा छोड़ दिया। जब पूरा परिवार शादी में चला गया तब वो अकेली घर में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय घर के दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सुनीता जी ने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोला तो सामने उनकी छोटी बहन कविता खड़ी थी। अपनी बहन को देखते ही सुनीता जी खुद को रोक नहीं सकी और उसके गले लगकर रो पड़ी। कविता ने जब अपनी बहन की सूजी हुई आंखें और बुझा हुआ चेहरा देखा तो उनका दिल तड़प उठा। उसने प्यार से पूछा, दीदी क्या उन्होंने तुम्हें इतना तोड़ दिया कि तुम मुस्कुराना भी भूल गई? सुनीता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन अब मैं थक गई हूँ। हर दिन अपमान सहते सहते अब जीने की इच्छा भी कम हो गई है। कविता ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, नहीं दीदी, अब एक भी आंसू नहीं। जिसने दूसरों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया वो इतनी कमजोर नहीं हो सकती। अब मैं देखती हूँ इन लोगों को। शाम को जब रजनी, सोनम, अरुण और राज वापस लौटे तो उन्होंने घर में अपनी कविता मौसी को देखा। कविता ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। रजनी और सोनम ने औपचारिकता से उनके पैर छुए। कविता ने प्यार से आशीर्वाद दिया, मगर मन ही मन वो समझ चुकी थी। अगले दिन रात के खाने पर कविता चुपचाप सबके व्यवहार को देखती रही। उसने गौर किया कि सुनीता जी सबसे बाद में खाना खाती हैं। कोई उनसे ढंग से बात भी नहीं करता और दोनों बहुएं हर छोटी बात पर उन्हें टोक देती हैं। कविता का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने उसी समय कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि किसी को सबक देने के लिए केवल गुस्सा नहीं, बल्कि सही समय और सही तरीका भी जरूरी होता है। उस रात कविता देर तक जागती रही। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था, अब वो अपनी बहन के आत्मसम्मान को वापस दिलाकर ही रहेगी। अगली सुबह कविता बहुत जल्दी उठ गई। उसने देखा कि सुनीता जी सबसे पहले जागकर आंगन साफ कर रही थी। उम्र बढ़ने के बावजूद वो घर के छोटे बड़े सारे काम करने की कोशिश करती थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सी उदासी थी। थोड़ी देर बाद रजनी और सोनम भी उठकर रसोई में आईं। सुनीता जी ने मुस्कुराकर कहा, बहू मैं चाय बना देती हूँ। रजनी तुरंत बोली, माँ जी आप बस बैठ जाइए, आपके हाथ की चाय कोई नहीं पीता। सोनम भी हंसते हुए बोली, और फिर चीनी ज़्यादा हो गई तो सारा मूड खराब हो जाएगा। कविता पास ही खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसने देखा कि उसकी बहन ने बिना कुछ कहे अपने हाथ पीछे कर लिए और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उस क्षण कविता का दिल भर आया। उसे याद आने लगा कि यही सुनीता दीदी बचपन में उसे अपने हिस्से का खाना खिलाती थी, उसके लिए नए कपड़े लेकर खुद पुराने कपड़ों में रहती थी। आज वही बहन अपने ही घर में अपमान का जीवन जी रही थी। कविता ने मुस्कुराते हुए रजनी से पूछा, बहू क्या पढ़े लिखे होने का मतलब यही होता है कि अपने बड़ों का सम्मान ना किया जाए? रजनी थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर बोली, मौसी जी हम तो बस सच कहते हैं। माँ जी अनपढ़ हैं, उन्हें आज की दुनिया की समझ नहीं है। सोनम ने भी कहा, हम उनका बुरा नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि वे हमारी बातों में दखल ना दे। कविता ने शांत स्वर में कहा, अनपढ़ होना कोई दोष नहीं होता बहू, दोष तो तब होता है जब इंसान पढ़ लिख कर भी संस्कार भूल जाए। ये सुनकर दोनों बहुएं चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। उस दिन कविता ने पूरा दिन घर में बिताया। उसने देखा कि सुनीता जी रोज सबसे आखिर में खाना खाती हैं। उनके लिए कभी ताजी रोटी नहीं रखी जाती। अगर वो कुछ पूछ लें तो उन्हें झुंझलाकर जवाब दिया जाता है। यहाँ तक कि कई बार रजनी और सोनम उनके सामने ही कह देती, अगर माँ जी पढ़ी लिखी होती तो आज इन्हें हमारी बातों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये सुनकर कविता का धैर्य टूटने लगा। शाम को वो सुनीता जी के कमरे में गई। उसने देखा कि उसकी बहन पुराने बक्से में रखी
अपने बेटों की बचपन की तस्वीरें देख रही थी। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए वो रो पड़ी और बोली, कविता, मैंने इन्हें कितने प्यार से पाला था। जब ये बीमार पड़ते थे तो रात रात भर जागती थी। आज इन्हीं के घर में मैं पराई हो गई हूँ। कविता ने उनकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, दीदी अब रोना बंद कीजिए। कभी कभी लोगों को अपने व्यवहार का एहसास करवाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि आपकी बहुएं समझे कि माँ का सम्मान क्या होता है। किसी को उसकी कमी का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं होता। अगले दिन कविता ने एक योजना बनाई। उसने रजनी और सोनम को बुलाकर कहा, तुम दोनों पढ़ी लिखी हो, मुझे बैंक का एक जरूरी काम करवाना है। मेरे कुछ कागजात हैं, जरा इन्हें समझा दो। दोनों बड़े गर्व से उसके पास बैठ गईं। कविता ने जानबूझकर कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब उन्हें ठीक से नहीं आता था। जब वे उलझ गईं तब कविता मुस्कुराकर बोली, देखो बहू, हर इंसान हर चीज नहीं जानता। अगर कोई किसी बात में कमजोर हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता, बल्कि उसका सम्मान किया जाता है। रजनी बोली, मौसी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? कविता ने गंभीर होकर कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस माँ ने तुम्हारे पतियों को जन्म दिया, उन्हें बड़ा किया, उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या उनका सम्मान कम हो जाता है? क्या उनकी ममता छोटी हो जाती है? सोनम और रजनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, लेकिन अभी भी उनके मन का अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा था। रजनी बोली, मौसी जी, हम माँ जी की इज्जत करते हैं, बस कभी कभी गुस्से में बातें निकल जाती हैं। कविता ने पहली बार थोड़ी सख्त आवाज में कहा, नहीं बहू, ये गुस्सा नहीं बल्कि अहंकार है। तुम दोनों ने मेरी बहन के आत्मसम्मान को रोज चोट पहुंचाई है। जिस दिन तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि माँ के दिल पर क्या गुजरती है। ये सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए। उधर दरवाजे के पीछे खड़े अरुण और राज भी ये सब कुछ सुन रहे थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चुप्पी ने माँ को कितना दर्द दिया है। दोनों भाइयों की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन कविता जानती थी केवल शब्दों से बदलाव नहीं आएगा। अभी उन्हें अपने कर्मों का सच्चा एहसास करवाना बाकी था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वो ऐसा कदम उठाएगी जिससे रजनी और सोनम को माँ के त्याग और दर्द दोनों का मूल्य समझ आ जाए। उस रात घर का माहौल बिल्कुल अलग था। कविता की बातें रजनी और सोनम के मन में बार बार गूंज रही थी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अरुण और राज अपने कमरे में बेचैन बैठे थे। दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के दर्द को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वे हमेशा बहुओं की बातों में उलझे रहे और माँ की चुप्पी को उनकी मजबूरी समझते रहे। रात के खाने के बाद कविता ने अरुण और राज को अपने पास बुलाया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की थी? दोनों भाई चुप रहे। कविता ने आगे कहा, जब राज बीमार पड़ा था तब दीदी खुद भूखी रहकर उसके लिए दवा लेकर आई थी। ये सुनते ही दोनों भाइयों की आंखें भर आई। उन्हें ये बातें याद भी नहीं थी। कविता ने कहा, तुम दोनों पढ़ लिख गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन क्या कभी सोचा जिस माँ ने तुम्हें इस लायक बनाया वो आज तुम्हारे ही घर में सबसे ज्यादा अकेली है? अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मौसी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम माँ का दर्द समझ ही नहीं पाए। राज ने भी सिर झुकाते हुए कहा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि माँ हमारी वजह से इतना दुख सह रही हैं। कविता ने कहा, गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे समय रहते सुधार लिया जाए।
उधर अपने कमरे में बैठी रजनी और सोनम भी ये सब सुन रही थी। पहली बार उनके मन में अपराध बोध की हल्की सी चुभन हुई, लेकिन अभी भी वे अपने व्यवहार को पूरी तरह गलत मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगली सुबह कविता ने एक अलग फैसला लिया। उसने सुनीता जी से कहा, दीदी, आज से आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, अब आप सिर्फ आराम करेंगी। सुनीता जी घबरा गई। उन्होंने कहा, नहीं बहन, मैं खाली बैठकर क्या करूंगी, काम करने से मेरा मन लगा रहता है। लेकिन कविता ने प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब बहुत सेवा कर ली आपने, अब समय है कि बाकी लोग आपकी सेवा करें। उस दिन पहली बार रजनी और सोनम को पूरे घर का काम अकेले करना पड़ा। सुबह से शाम तक काम करते करते दोनों थक गई। उन्हें एहसास होने लगा कि जिस काम को वे मामूली समझती थी वो कितना कठिन है। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें तब झटका लगा जब गांव की कुछ औरतें घर आई और सुनीता जी की तारीफ करने लगी। एक बुजुर्ग महिला बोली, सुनीता जैसी औरत पूरे गांव में नहीं है। उसने अपने बच्चों के लिए जो त्याग किया है वो हर माँ नहीं कर सकती। दूसरी महिला ने कहा, जब मेरे घर में परेशानी आई थी तब सबसे पहले मदद करने सुनीता ही आई थी। ये सब सुनकर रजनी और सोनम चुप हो गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वे अनपढ़ कहकर छोटा समझती थी वो दूसरों के दिलों में कितनी बड़ी जगह रखती है। शाम को जब सब लोग साथ बैठे थे तब कविता ने एक पुराना बक्सा सबके सामने रखा। उसमें सुनीता जी की पुरानी साड़ियाँ, कुछ खत और बच्चों की छोटी छोटी चीजें रखी थी। कविता ने एक पुरानी रसीद निकालकर अरुण को दी और बोली, इसे पढ़ो। अरुण ने कांपते हाथों से पढ़ा। वो उसकी स्कूल फीस की रसीद थी जिसके पीछे लिखा था, भगवान करे मेरा बेटा खूब पढ़े और कभी किसी के सामने सिर ना झुकाए। ये पढ़ते ही अरुण फूट फूट कर रो पड़ा। राज भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। दोनों भाई अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े। अरुण रोते हुए बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हम आपके प्यार और त्याग की कीमत कभी समझ ही नहीं पाए। राज भी बोला, माँ आपने हमेशा हमारा भला सोचा और हमने आपको सिर्फ दुख दिया। सुनीता जी भी रोने लगी। उन्होंने दोनों बेटों को गले लगा लिया और बोली, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहती बेटा, बस इतना चाहती है कि उनके बच्चे सही रास्ते पर चले। ये दृश्य देखकर रजनी और सोनम की आंखें भी भर आईं। उनके मन का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। लेकिन कविता जानती थी कि सच्चा बदलाव तभी होगा जब दोनों बहुएं दिल से अपनी गलती स्वीकार करें और सुनीता जी से माफ़ी मांगे। उस रात रजनी और सोनम की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थी, लेकिन उनके मन में पछतावे का तूफान चल रहा था। रजनी को याद आने लगा कि शादी के बाद जब वो पहली बार इस घर में आई थी तब सुनीता जी ने उसे बेटी कहकर गले लगाया था। उसके लिए अपने हाथों से पसंदीदा खाना बनाया था, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा था। लेकिन बदले में उसने क्या दिया? केवल ताने, अपमान और कटु शब्द। सोनम का दिल भी बेचैन था। उसे अपनी हर वो बात याद आ रही थी जब उसने सुनीता जी को अनपढ़ कहकर उनका मजाक उड़ाया था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि पढ़ाई इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि उसके संस्कार और व्यवहार उसे बड़ा बनाते हैं। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन जब ये आंसू अहंकार के नहीं बल्कि गहरे पश्चाताप के थे। सुबह हुई तो रजनी सबसे पहले उठी। उसने देखा कि सुनीता जी हमेशा की तरह मंदिर में बैठकर भगवान का नाम ले रही थी। उनके चेहरे पर अब भी वही ममता और शांति थी, मानो उनको कभी किसी से शिकायत ही नहीं थी। ये देखकर रजनी का सिर शर्म से झुक गया। वो धीरे धीरे उनके पास गई और कांपती आवाज में बोली, माँ जी। सुनीता जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन रजनी उनकी आंखों में नहीं देख पाई। अगले ही पल वो उनके पैरों में गिर पड़ी
और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आपके दिल पर मेरी बातों का क्या असर होता होगा। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आवाज़ इतनी भर्रा गई थी कि शब्द ठीक से निकल भी नहीं रहे थे। ये देखकर सुनीता जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, नहीं बहू, ऐसी बातें नहीं करते। माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए सिर्फ प्यार होता है, शिकायत नहीं। रजनी को गले लगते देखकर सोनम भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो भी दौड़कर सुनीता जी के पास आई और उनके पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। माँ जी, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपके त्याग और आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई। मैं हमेशा आपकी अनपढ़ता का मजाक उड़ाती रही, लेकिन आज समझ में आया कि असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि इंसानियत और रिश्तों को निभाने से मिलती है। आपने अपने बच्चों के लिए जो किया वो कोई साधारण औरत नहीं कर सकती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी, बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनम के शब्दों में इतना दर्द और पछतावा था कि वहाँ खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सुनीता जी ने दोनों बहुओं को अपने पास बैठाया। उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बहू, जिंदगी में इंसान से गलती हो जाना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब वो अपनी गलती मानने से इनकार कर दे। तुम दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं तो हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी मानती आई हूँ और आगे भी मानती रहूँगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, किसी इंसान को उसकी कमी के कारण कभी छोटा मत समझना, क्योंकि भगवान हर किसी को अलग अलग गुण देकर इस दुनिया में भेजता है। कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा होता है, लेकिन अगर उसके दिल में प्यार और सम्मान है तो वो सबसे अमीर इंसान होता है। ये सब सुनकर रजनी और सोनम और भी ज़्यादा रोने लगी। उन्हें लग रहा था कि जिस औरत को उन्होंने सालों तक अपमानित किया था, आज वही उन्हें सांत्वना दे रही है। उनकी नज़रों में सुनीता जी का कद इतना ऊंचा हो चुका था कि वे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उधर अरुण और राज भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। दोनों भाइयों ने मन ही मन ये संकल्प लिया कि अब कभी अपनी माँ को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। इसी बीच कविता, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो मुस्कुराई और बोली, दीदी, मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। शायद इसी वजह से भगवान ने तुम्हें इतना धैर्य दिया है। फिर उसने रजनी और सोनम की ओर देखते हुए कहा, बहू, माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं होता। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो अब से इन्हें कभी ये महसूस मत होने देना कि ये इस घर में अकेली हैं। दोनों बहुओं ने एक साथ सिर हिलाया और कहा, मौसी जी, हम वादा करते हैं कि आज के बाद माँ जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। हम उनकी सेवा वैसे ही करेंगे जैसे अपनी सगी माँ की करते। उस दिन घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। वर्षों बाद सुनीता जी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। अगली सुबह सुनीता जी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह बनकर आई। वर्षों बाद उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बदल चुका है। जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा रजनी और सोनम रसोई में मिलकर चाय बना रही थी। दोनों के चेहरों पर पहले वाली कठोरता नहीं, बल्कि अपनापन और सम्मान झलक रहा था। थोड़ी देर बाद सोनम मुस्कुराते हुए उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी, अब आप उठिए और गर्मा गर्म चाय पीजिए। आज से आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए मेहनत की है। अब बारी हमारी है आपकी सेवा करने की। सुनीता जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से सोनम का चेहरा छुआ और बोली, बहू, मुझे तुम लोगों से कभी कोई शिकायत नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मेरे बच्चे और बहुएं एक दूसरे का सम्मान करें। आज मुझे लग रहा है
कि भगवान ने मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली है। धीरे धीरे घर की हर चीज बदलने लगी। रजनी अब हर काम में सुनीता जी की राय लेती। वो कहती, माँ जी आप भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जिंदगी का अनुभव आपसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। सोनम भी हर समय उनके साथ रहती, कभी उनके बालों में तेल लगाती, कभी उनके साथ बैठकर पुरानी बातें करती। सुनीता जी के चेहरे की उदासी अब गायब हो चुकी थी। उनकी मुस्कान देखकर किशोर जी की आंखें भी खुशी से चमक उठती। वो अक्सर कहते, सुनीता अब मेरा घर फिर से वही पुराना घर बन गया है, जहाँ प्यार और सम्मान बसता है। ये सुनकर सुनीता जी भगवान को धन्यवाद देती कि उन्होंने उनके टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। एक दिन रजनी ने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी हमने आपको हमेशा आपकी अनपढ़ता के कारण छोटा समझा, लेकिन आज समझ में आया है कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती। असली शिक्षा तो इंसानियत, त्याग और रिश्तों को निभाने से मिलती है, और ये शिक्षा हमें आपसे मिली है। सोनम भी भावुक होकर बोली, माँ जी आपने हमें माफ़ करके ये साबित कर दिया कि माँ का दिल दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अगर आप चाहती तो हमें कभी माफ़ नहीं करती, लेकिन आपने अपने प्यार से हमारी सारी गलतियों को मिटा दिया। ये सुनकर सुनीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों बहुओं को अपने गले से लगा लिया और बोली, बहू, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि मेरा परिवार हमेशा एकजुट रहे। अगर तुम सब खुश हो तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसी समय कविता भी वहां पर आ गई। उसने अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो बोली, दीदी आज मुझे तुम पर पहले से भी ज़्यादा गर्व हो रहा है। तुमने अपने धैर्य, अपने प्यार और अपने संस्कारों से वो कर दिखाया जो कोई लड़ाई या गुस्सा कभी नहीं कर सकता था। फिर उसने रजनी और सोनम की तरफ देखकर कहा, याद रखना बहू, माँ बाप का सम्मान करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। उस दिन पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। कई वर्षों बाद सुनीता जी सबसे आखिर में नहीं बल्कि सबसे पहले बैठी थी। रजनी और सोनम अपने हाथों से उन्हें खाना परोस रही थी। अरुण और राज बार बार उनकी प्लेट में उनकी पसंद की चीजें रख रहे थे। किशोर जी ये सब देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा परिवार फिर से नया जन्म लेकर आया है। शाम को जब सूरज ढल रहा था तब सुनीता जी आंगन में बैठी थी। उनके दोनों बेटे, दोनों बहुएं, पति और बहन कविता उनके आसपास बैठे थे। घर में हंसी की आवाजें गूंज रही थी। सुनीता जी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। जिन आंखों में कभी दर्द के आंसू बहते थे आज उन्हीं आंखों में खुशी चमक रही थी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी पढ़ाई नहीं बल्कि उसका प्यार, उसका त्याग और उसका विशाल हृदय होता है। और इस तरह एक अनपढ़ माँ ने अपने प्यार और धैर्य से अपने परिवार को बिखरने से बचा लिया। बहुओं ने सीखा कि किसी इंसान की कीमत उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसके संस्कारों और उसके दिल की अच्छाई से होती है। घर में फिर से खुशियां लौट आई और सुनीता जी का सम्मान हमेशा के लिए उस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।